जनाब अख्तरुल ईमान साहब बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब जनरल सेक्रेटरी बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब यूथ सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पार्टी पुत्रा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब फारूक रजा दबलू साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुफ्ती जावेद कासमी साहब, मोहम्मद असलम साहब, मेराज नूर साहब, नियाज अहमद साहब, हमारे भाई पंडित अनिल मिश्रा जी, शमीम साहब, नूर साहब, सरफराज आलम साहब, असलम मुखिया साहब, जुनैद खां साहब, इम्तियाज अंसारी साहब, इमाम हसन साहब, अजमल साहब, शब्बीर मलिक साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम फारूक रजा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग छाप है, आप उनको अपना वोट देकर पहली तारीख के दिन यहाँ से अपना एक नया सांसद और MP मुंतखब फरमाइए। क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव है। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते। तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते। उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही। वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा MLA है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा। कितने में? उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला। होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे हैं। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया।
तो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। तुम जितने जितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी, तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया, तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा, तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात की है, अभी अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी बसीरत अफरोज किताब में जाति जनगणना की बात की। यहां पर पालीगंज में हमारे अंसारी भाई बहुत रहते हैं। मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूं कि अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में 46 लाख है ना अख्तर भाई, 46,34,235 है। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं, कल से बल्कि आज शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं बोल रहे थे। अंसारी भाइयों की आबादी 46,34,245 है। कितने साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे? 12 साल, 15 साल थे। तेजस्वी डिप्टी सीएम करीब 3 साल रहे होंगे, 3.5 साल, माने 19 साल के करीब राजद की सरकार। 46,34,245 अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में है। आपको नौकरी कितनी मिली और कितनी मिलनी, हम बताते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी आपको। आपको नौकरी मिलना चाहिए था 48,650, 48,650। हाँ कितना नहीं है वो आप लिख के दिए 100। अच्छा 78,000 अख्तर भाई कह रहे, चलिए मानते हैं। मिली कितनी नौकरी आपको? 4,000, हाँ 44,000 करीब। हाँ उतनी नौकरी कम मिली आपको। अब इसके बारे में तेजस्वी कुछ बोलेंगे, लालू बोलेंगे, नीतीश बोलेंगे, कुछ नहीं। बुनकर भाइयों की आबादी है, तुमने क्या किया उनके लिए? उनके पावरलूम के लिए क्या किया? याद रखिए, ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं।
आप मंजलिस का साथ दीजिए, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप खुद अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। मगर यहां पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस आई तो वोट काट के जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, कल मोदी जी भी यहां पर आए थे। अगर हम मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहेंगे तो ये राजद कांग्रेस वाले तोलते हमारे भाषण को। इन्होंने आधा किलो ज्यादा बोला हमको, मोदी को कम बोला। तो हम किसी का कर्जा नहीं रखते, मगर आप जानते हैं कि इस पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट हलके में कैंटोनमेंट का आर्मी का एरिया है दानापुर। यहां पर मुकामी आवाम को बड़ी तकलीफ होती है वहां से गुजरने के लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए पालीगंज में किसान को पानी नहीं मिलता, और फिर जो नदी के किनारे का इलाका है दियारा, वहां पर आज भी लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं। नौबतपुर के अतराफ के इलाकों में जराइम में इजाफा हो गया। यहां पर इतना बड़ा काम टूरिज्म के लिए हो सकता है, मानेर शरीफ की दरगाह है, और हमारे हिंदू भाई के लिए उलार सूर्या की मंदिर है। गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर नहीं है। पालीगंज में बस डिपो का काम शुरू हुआ है, मगर कितने बसेस चलती हैं वो आप बेहतर जानते हैं। फिर किसान परेशान है, कीमतें उसको नहीं मिलती हैं। तो मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे, और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वोट जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा वोट जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है मोदी जी, बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते। चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है, तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी, वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी, जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं मोदी जी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं ऐसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी, आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, फिर क्या है आप? नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। मोदी जी, यकीनन आपका मकसद एक ही है
कि जिस तरह 10 साल में आपने भारत के नौजवानों को, गरीबों को ठगा। आपने 2014 में कहा था भाइयों बहनों 15 लाख आएंगे, आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा भाइयों बहनों मैं चौकीदार, कहा था ना मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार, अब चौकीदार से कह रहे हैं कि मैं खुद एक भगवान हूं। अब वो कहना बाकी है। आप बताइए देश है या क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता है, वो आवाम से बड़ा नहीं होता है। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे कि मैं भारत से बड़ा हूं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी आपने जो मकसद आपका था आपने सब पूरा कर लिया उसको। गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती उसको। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो इम्तिहान लिखकर फौज में जाते थे, उनके लिए एक बड़ा फख्र की बात होती थी कि हम भारत की फौज में हैं, एयरफोर्स में हैं। तो मोदी जी ने उन गांव के गरीब बच्चों को कह दिया कि तुम 4 साल की तुमको नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद तुमको पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद तुमको चंद लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। मैं बिहार के युवाओं से, भारत के युवाओं से कह रहा हूं, अगर मोदी तीसरी मर्तबा वतन अजीज के वजीर आजम बनेंगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में, आईटीबीपी में सबको 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद उनको बेरोजगार कर देंगे। और जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पर भी पुलिस में कहेंगे कि पुलिस की भर्ती होगी तो सिर्फ 4 साल की होगी। बताओ नौजवानों, युवाओं, तुम कब तक ओवैसी के नफरत को लेकर मोदी का साथ दोगे? तुम मुझे गाली दो मगर ये तो बताओ कि तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है। अरे तुमको डराया जा रहा है एक दाढ़ी वाले और टोपी पहनने वाले से, तुमको डराया जा रहा है मस्जिदों के मीनार दिखाकर, तुमको डराया जा रहा है हमारे लिबास को दिखाकर। सुनो नौजवानों, यही मस्जिदों के मीनार थे जिनसे सदाएं आती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। यही मस्जिदों के खतीब और इमाम थे जिन्होंने बिहार में जिना के पैगाम को ठुकराया। आप तो अंसारियों की बस्ती है, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था। बताइए, आप आज हमको गाली दी जा रही। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मजलिस को मजबूत करिए। हम कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थे ना है ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमजोर है उसको इंसाफ मिले, जो गरीब है उसको रोजगार मिले। हमारा मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी जब होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। यह सामाजिक न्याय नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के घर में 2 एमएलए भी रहे, 2 एमपी भी बन जाए। खुदा ना खास्ता, कब तक ये नाइंसाफी चलेगी? ये अराजक की बात करने वालों, बताओ कौन सा प्रोग्राम उनके पास है? क्या करना चाहते हैं तुम बताओ? इनकी एक बड़ी दास्तान है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक भी टिकट किसी मुसलमान समाज को नहीं देती है। और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, हमारी बेटियों को बदनाम करते हैं, हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिताजी ने भी
6 बच्चों को पैदा किया था। आप जानते हैं कि अमित शाह के वालिद ने भी 6 बेटियां पैदा की थी। आप जानते हैं कि आरएसएस के गोलवालकर के 11 भाई थे, बहन।